चलिए सभी को नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। समस्या ये हो गया कि जैसे मैंने क्लास लाइव किया अचानक से नेट कट गया। अब जब नेट कट जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। वैसी स्थिति में मुझे विराम करना पड़ा और मतलब बैठना पड़ गया। और मैं जानता हूँ कि क्लास लेट स्टार्ट होने में हो गई हो तो आप लोग गाली जरूर दिए होंगे। कोई बात नहीं, आपकी गाली सर आंखों पर। ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने ये देखा कि थीटा का मान जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा। ठीक है। थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रांट। थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रांट। जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रांट में होगा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव हो जाएंगे। क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त? कॉस प्लस साइन और बटे कॉस माइनस साइन। क्या है ये? कॉस प्लस साइन बटे कॉस माइनस साइन क्या हो जाएगा? √3 + 1, √3 + 1 और बाय √3 - 1। आप यहां कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो से क्या होगा? जो पहले है वो ऊपर बचेगा, जो बाद में है वो नीचे बचेगा। आखिर जो पहले वो ऊपर, जो बाद में है वो नीचे कैसे हुआ? तो मेरे दोस्त अभी दिखाता हूं। यहां भी देखो, जो पहले है वो ऊपर बचेगा, जो बाद में है वो नीचे बचेगा। यानी फाइनली हमारा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? √3। और कॉट में √3 कितने डिग्री का मान है? कॉट 30 डिग्री का मान है। कितना? कॉट 30 डिग्री। तो मेरे दोस्त इस तरह से थीटा का मान क्या होगा? 30। अब थीटा का मान अगर 30 आ गया तो लीजिए, ये sec 30 और sec 30 का मान होगा 2/√3। 2/√3, ठीक है। अब 2/√3 देखने जाइएगा तो यहीं पर तो है 2/√3। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल रिप्लाई दे रहे हैं। क्या हम ऑफलाइन क्लास आ सकते हैं? ऑफलाइन क्लास आने के लिए रंजन कुमार सिंह आपको ऑफिस वाले से बात करना होगा। ऑफिस वाले से मिलिएगा फिर। ठीक है। तो चलो, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे वो हम आपको बताते हैं कि मेरे दोस्त ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो होता क्या है। पहले आप थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद सवाल पे आएंगे। यहां देखिए, कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है? जैसे A/B और C/D दो फ्रैक्शन है। ठीक है। A/B और C/D दो फ्रैक्शन है। तो ऐसी स्थिति में कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अगर लगाएंगे, अंश प्लस हर बटा अंश माइनस हर, अंश प्लस हर और बटा अंश माइनस हर, है ना। अंश माइनस हर मतलब आप यूं समझिए कि इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर कभी मामला इस तरह का हो, A+B और बटा A-B पहले से, और इसमें अगर लगाना है मुझे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो पता है क्या क्या होगा? मान लीजिए बराबर में 5 है, नीचे कुछ नहीं, एक। अगर यहाँ C&D लगाना होगा तो क्या होगा? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर अंश प्लस हर जोड़ के ऊपर लिखिए और अंश में हर घटाकर नीचे लिखिए। इधर क्या हो जाएगा? अंश प्लस हर और बटा अंश माइनस हर। आप यहां देखिएगा, ये B से B चला गया और A से आपका A चला गया। A+A आपका 2A हो जाएगा और B+B 2B हो जाएगा। ये हमारा 6/4 यानी 3/2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, A/B ये हमारा 3/2 होगा। तो आपने इस तरह से डायरेक्ट कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो देखा कि जब A+B और A-B के फॉर्म का कोई नंबर होगा और C&D अगर यूज करेंगे तो जो पहले है वो ऊपर बचेगा, जो बाद में है वो मेरा नीचे बचेगा। ठीक है। तो इसी का प्रयोग हमने उसमें किया था। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है मेरे दोस्त। चलो, तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। इसी का प्रयोग मैंने किया था कि अगर कभी भी A+B और A-B के फॉर्म में हो और C&D लगाएंगे तो जो पहले है वो ऊपर बचेगा, जो बाद में है वो नीचे बचेगा। आप देख लीजिए, वही प्रयोग तो किया है।
जो पहले था ऊपर बचेगा, जो बाद में है वो नीचे बचेगा, जो पहले है ऊपर बचेगा, जो बाद में है वो नीचे बचेगा। लेकिन इसके लिए ए प्लस बी बटा ए माइनस बी, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी, इसका फॉर्म होना अनिवार्य है। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब मेरे दोस्त, मैं यहां पर देख रहा हूं कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और उस समबाहु त्रिभुज का नाम एक्स वाई और जेड। ठीक है, मैंने देखा कि एल केंद्रक है। आपको यह समझ में आना चाहिए केंद्रक होता क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए केंद्रक जो होता है, एकदम ध्यान से देखो मेरे दोस्त, केंद्रक का काम सिंपल सा है। सिर से सामने वाली भुजा, ये मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा केंद्रक होती है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो माध्यिका ही हाइट भी होता है समबाहु त्रिभुज। और आपको पता होना चाहिए कि इसी पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी इसी पर ग्रेविटी सेंटर होता है मेरे दोस्त कहीं पर। ओके, अब हम यहां देख रहे हैं कि एक्स वाई बराबर 12, जानते हो एक्स वाई बराबर दिया हुआ है 12, ये 12 सेमी। ठीक है, मैं अगर इससे मान लीजिए कि m मान लेता हूं, तो आपको तो अच्छी तरह पता है कि ये अगर हमारा माध्यिका है, आई मीन मीडियन, और ये मेरा सेंट्रॉइड है, तो ये 2:1 में बटेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछा एक्सएल का मान बताइए। सबसे पहले आप यहाँ पर एक्स एम निकाल लीजिए। एक्सएम क्या होगा? एक्सएम इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट है, और समबाहु का हाइट होता है √3/2 और इंटू, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 6√3। अब आपको पता होना चाहिए एक्सएल और एलएम, एक्सएल और एलएम का रेशियो, एक्सएल और एलएम का रेशियो 2:1, ये हमारा होगा 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब आप यहां से देखिए कि ये जो मेरा एलएम है और ये जो मेरा एक्सएल है, प्यार से देखना, ये जो मेरा एलएम है और ये जो मेरा एक्सएल है, क्या होगा? तो मेरे दोस्त, हम ये अच्छी तरह जान रहे हैं कि पूरा एलएम प्लस एक्सएल पूरा मिला के कितना है? 6√3। ये 6√3 सेमी, जो रेशियो में 2 और 1 मेरे दोस्त 3, 3 का मान 6√3, 1 का मान हो जाएगा 2√3। अब 1 का मान अगर 2√3 है तो 2 का मान 4√3 हो जाएगा, 1 का मान 2√3 है तो 1 का मान हमारा 2√3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से क्या देख पा रहे हैं कि हमें एक्सेल पूछा गया और एक्सेल हमारा 4√3 आ गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है ना? क्या उम्मीद करें कि आपको समझ में आ रहा होगा। एकदम जम के शेयर कीजिए, कहीं से कोई कमी नहीं रहना चाहिए, लाइक फाइक जो करना है वो कीजिए, है ना? गुरु जी का अपमान नहीं कर सकते हैं, मेरा पेरेंट्स ने दिया है। कोई बात नहीं, आइए पढ़ते हैं। हो गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए क्या लिखता है, यदि दो संख्या 1728 और के का एलसीएम 5184 है तो के कितने मान संभव हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं मेरे दोस्त, 1728 और ये रहा मेरा के, हमें कहता है कि इन दोनों का जो एलसीएम है वो हमारा 5184 है। दोनों का एलसीएम 5184 है। ठीक है मेरे दोस्त, अब एक बात को आपको समझना है। आप अब देखिए, हमें बोल रहा है कि के कितने मान संभव हैं। इन दोनों का एलसीएम ये है, के कितने मान संभव हैं। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि इन दोनों का अगर एलसीएम 5184 है तो एलसीएम होता क्या है? एलसीएम एक्चुअल में दी गई संख्याओं का कॉमन मल्टीपल होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो छोटी सी छोटी संख्या जो इन दोनों से कटना चाहिए वही इन दोनों का एलसीएम होगा। आप कहोगे हाँ जी सर, लेकिन मेरे दोस्त यहां पर के क्या क्या मान हो सकते हैं उस पर थोड़ा ध्यान दो। सबसे पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए मेरे दोस्त, क्या ई जो हमारा 5184 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो आप 5184 का सबसे पहले फैक्टराइज कीजिए, 5184। ठीक है, अब 5184 को अगर आप देखते हैं तो आप यही देखिएगा कि 3 गुने 1728, और 1728 दरअसल 12 का क्यूब है, तो ये 3 हो गया, और 12 का मतलब 3 चौको 12, इसका क्यूब है, तो 3 गुने 3 का क्यूब और 2 की पावर 6,
यानी 2 की पावर 6 और 3 की पावर 4। तो मित्र मेरे आपने देखा यहाँ पर 2 की पावर 6 और 3 की पावर 4। लेकिन यहाँ अगर 1728 की बात करने जाऊं तो ये एक्चुअल में 2 की पावर मेरे दोस्त हमारा 6 होगा और 3 की पावर 3 ही होगा। यानी कि आप कह सकते हैं ये 12 का क्यूब है, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, 3 की पावर क्यू हो जाएगा। वेरी गुड। अब मेरा सवाल आपसे शुरू होता है। सबसे पहले मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा कि मित्र मेरे बताओ के जगह क्या होगा। आप कहोगे गुरुजी क्या 2 की पावर यहाँ 6 है, तो एलसीएम में भी 2 की पावर 6 है, इसमें कोई दाग नहीं। लेकिन यहाँ 3 की 3 पावर है, लेकिन एलसीएम में 3 की 4 पावर है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब इस तरह से प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, यानी कि पावर वाले टर्म का जब हम एलसीएम लेते हैं, तो जो दोनों में कॉमन होता है उसका लार्जेस्ट पावर लेते हैं। यानी कि आपको ये बात पता होना चाहिए कि पावर वाले क्वेश्चन में कॉमन बेस के लार्जेस्ट पावर को लिया जाता है, कॉमन बेस के लार्जेस्ट पावर को। ठीक है, तो मेरे दोस्त जानते हो यहां पर 2 की पावर क्या होगा, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना कंफर्म है कि 3 की पावर 4 होगा। क्योंकि मेरे दोस्त अगर 3 की 3 पावर यहां है और एलसीएम में 3 की 4 पावर है, इसका मतलब श्योर है कि यहां पर 3 की 4 पावर रहेगा। क्योंकि यहां पर 3 की 4 पावर नहीं रहेगा ना, यहां पर 3 की 4 पावर नहीं रहेगा तो एलसीएम में 3 की 4 पावर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो 3 की यहाँ 3 पावर है और एलसीएम में 3 की 4 पावर है, इससे यह कंफर्म होता है कि 3 की 4 पावर यही है। क्योंकि जो दोनों में कॉमन हो उसमें लार्जेस्ट पावर वाले को ही एलसीएम में लिया जाता है। तो यहाँ तो 3 ही पावर था, यानी श्योर यहाँ 3 की पावर 4। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि 2 की 6 पावर यहां है, तो एलसीएम में भी 2 की 6 पावर है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम यहां 2 की पावर 6 ही हो सकता है। मिनिमम तो 2 की पावर 0 भी हो सकता है, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया। जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको भी लेते हैं, और जो कॉमन है उसमें हम बड़ा पावर को लेते हैं। अगर यहाँ 2 की पावर 0 यानी 1 ही रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा एलसीएम में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 की पावर 6 आ जाएगा और 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 में 3 की पावर 4 आ जाएगा, श्योर आंसर हो जाएगा। यानी कि यहां पर 2 के किसी भी पावर को रखने से एलसीएम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते यह ध्यान रखना है कि पावर 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि 2 की पावर जो है वो 2 की पावर 6 यहां था, वही 2 की पावर 6 यहां पर है। तब तो यहां पर मेरे दोस्त, तो यहां पर इतना श्योर है कि 3 की 4 पावर होना चाहिए, तभी यहां 3 की 4 पावर होगा। रही बात 2 की पावर, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। ध्यान देना, 2 की पावर 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। इसका मतलब समझते हैं, क्योंकि 2 की 6 पावर यहां है तो यहां भी मैक्सिमम 6 ही ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि एलसीएम में भी मुझे 6 ही पावर रखना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस तरह से हम ये देख पाए कि के कितने मान संभव हैं। तो के 1 2 3 4 5 6 7, 7 मान संभव हैं। ठीक है, 7 मान संभव हैं। तो इनमें से कोई भी के का मान हो सकता है ना। मतलब मेरा कहने का हुआ कि इन 7 में से कोई भी मान हम के का ले लेंगे, एलसीएम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन के कितने आंसर हो गए? 7 आंसर हो गए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ। अब इसको देखो, ये क्या है? हमें कहा गया कि सर ये संख्या 72 से कट रही है। जो संख्या 72 से कटेगी वो 8 और 9 दोनों से कटेगी। तो सबसे पहले हम 8 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे। 8 की डिविजिबिलिटी के अनुसार आखिरी 3 संख्या 8 से कटना चाहिए। अगर आखिरी 3 संख्या 8 से कट रही है तो 8 9 72 बचेगा, 6 6 पर केवल 4 रखना होगा, तभी ये 8 से कटेगा। तो इस तरह से हमने 8 की डिविजिबिलिटी लगा ली। अब हमें 9 की डिविजिबिलिटी लगाना होगा। 9 की डिविजिबिलिटी के अनुसार अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। तो देखिए 9 तो 9 से चला गया, 6 3 9 ये भी 9 से चला गया। फिर आप देखिए 8 7 15, 8 7 15 3 18 ये भी 9 से कट जाएगा। अब बच कितने गए?
8 4 12 प्लस एक्स, तो 12 प्लस एक्स। अगर इसको 9 से काटना है तो श्योर एक्स का मान 6 रखना होगा, क्योंकि 12 6 18, तभी वो 9 से कटेगा। तो आइए अब आप आराम से यहां पर पुट कर लीजिए। जैसे ही आप पुट करेंगे ये 6 गुने एक्स का मान, तो मेरे दोस्त एक्स का मान हमारा 6 है, प्लस 7 इंटू वाई का मान, आप देखिए वाई का मान 4 है। 36 और 28 ये हमारे पास हो जाएगा 64, 64 का मान 8 हो जाएंगे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर 8 हो जाएगा। टेस्ट कैसे देना होगा? अनु कश्यप, मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाया है, स्ट्रेटजी वीडियो बाय अमरजीत सर, उस वीडियो में जाइएगा, पूरी जानकारी हमने वहां पर दे रखा है, आप बारीकी से वहां से जानकारी ले पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इसका मान बताओ क्या होगा सर। मेरे दोस्त इसको बनाने के कई तरीके हैं। कहोगे कई तरीके क्या हैं? एक तो तरीका है कि वर्गमूल निकाल लो, और एक तरीका यह है कि आप इनको मेरे दोस्त y मान लो। ठीक है, आप इनको y मान लो। अगर आप y मान लेते हो तो y मतलब आंसर आपने y माना है, तो y का जो मान आएगा वही आपका आंसर होगा। तो लीजिए हमने इसको y माना है, और अब मैं कहता हूं बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। अगर आप इधर स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर करेंगे 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर करेंगे 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, और प्लस में 2ab, तो 2ab, ध्यान दीजिए प्लस में 2ab। पहले तो आप चीज को अच्छे से समझिए, क्या अच्छे से समझना है? ए स्क्वायर हो गया, ये हमारा बी स्क्वायर हो गया, यहाँ चाहिए 2ab, तो 2 तो ये हो गया। अब ए बी करने जाएंगे तो क्या होगा? 2 प्लस रूट 3 और इंटू 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। ओके मेरे दोस्त, अब यहां से आप देखो रूट 3 से रूट 3 हमारा कट गया, तो वाई स्क्वायर का मान कितने हो जाएंगे? 4 प्लस 2 इंटू, अब इसको देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फाइनली वाई बराबर कितना आपने देखा? तो फाइनली हमने वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना देख लिया मेरे दोस्त? 6। तो y का मान कितना हो जाएगा? रूट 6। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्योंकि हमने इसका आंसर y माना था, तो y का जो रिजल्ट आया वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर। जितने भी लोग लगा पाए हैं सबका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, एमपी मैथमेटिक्स वाला हम बोलते हैं पीडीएफ फिलहाल डाल लेने के लिए। ठीक है, अभी हम बोल देंगे क्लास के बाद। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। एक ठोस अर्धगोले का आयतन 19,404 है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखो ठोस अर्धगोला है, तो ठोस अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें मांगा है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो गोला का आयतन होता क्या है अर्धगोला का? 2/3 पाई आर क्यू, ये है अर्धगोले का आयतन, जो कि 19,404 है। जो कटने वाला है जल्दी से काटिए। देखिए ये 11 दूनी 11 एकम 11, बचेगा कितने? 8, 11 सते 77, बचेगा 7, 11 छक 66, 11 चौको 44। ठीक है, अब यहाँ पर ये मेरा 4 हो गया, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4। तो आर क्यू बराबर यहाँ 441 यानी 21 का स्क्वायर, और 7 या 21 जाके उधर मल्टीप्लाई होगा, तब तो आर क्यू बराबर 21 का क्यूब हो जाएगा, तो आर का मान 21 हो जाएगा। इस प्रकार रेडियस हमारा 21 हो गया। मुझे चाहिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ एरिया। संपूर्ण पृष्ठ एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है, तब तो 3 हो गया ये पाई, और आर स्क्वायर तो 21 का स्क्वायर 441। ठीक है भाई, अब यहां से हम देखने जाएंगे 7 छके 42, 7 या 21, तो क्या हो जाएगा मेरा? 66 और गुने में मेरे दोस्त 63, यानी कि हम देख पा रहे हैं यूनिट डिजिट मेरा 8 हो जाएगा। यूनिट डिजिट 8 यहां पर है, 4158 इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन मेरे दोस्त ये बीपीएससी है, मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि गड़बड़ होने के चांसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन में नन ऑफ दिस अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन, जब x का मान इतना है तो इसका मान क्या होगा? आप मेरे दोस्त सबसे पहले ये देखिए, 2 अगर इस पार आएगा माइनस में हो जाएगा, ये हमारे पास रूट 3 हो गया। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, a माइनस बी का होल क्यू, तो ये हमारा ए क्यू होगा, ये हमारा बी क्यू होगा। ठीक है,
ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस 3a² b और इंटू a माइनस बी और बराबर √3 का क्यूब जो है वो 3√3 हो जाएगा। मैंने मेरे दोस्त बोथ साइड क्यूब क्यूब करने से काम नहीं चलेगा। कहोगे क्यों क्यों क्यूब करने से काम नहीं चलेगा? मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ मुझे पावर 4 चाहिए, मुझे पावर 4 चाहिए तो पावर 4 ही करना पड़ेगा। लो x ले आओ इधर 2, यहाँ पर हमारा √3, पहले आप स्क्वायर कर लो। आप जैसे ही स्क्वायर करोगे a² माइनस 2ab, a² - 2ab प्लस b² और ये मेरा हो जाएगा 3। तो अब यहाँ से आप देखिए x² और माइनस का 4x, 4 जाके घटेगा ई हो जाएगा मेरा -1। ठीक है मेरे दोस्त। अब क्या, तो अब हम देख रहे हैं कि मुझे पावर 4 चाहिए, तो एक बार और स्क्वायर कर दीजिए, एक बार और स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा a² प्लस में b² और माइनस 2ab तो 2a, a के रूप में ये होगा, अब b के रूप में हमारा ये हो जाएगा। तो a² b² माइनस 2ab और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा। आप फाइनली देख सकते हैं x की पावर 4 प्लस 16x² और माइनस ये हमारा 8x³ है जो किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी, कहीं से आपको परेशानी नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 28 सेमी त्रिज्या वाले किसी वृत्त के अंदर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? मेरे दोस्त 28 सेमी त्रिज्या वाले, एकदम ध्यान से आप इसको देख सकते हैं। 28 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर बनने वाले मैक्सिमम साइज का वर्ग। ठीक है, अब ये देखिए 28 सेमी त्रिज्या है इसका, हमें कह रहा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी वृत्त के अंदर जब वर्ग बनाते हैं तो वृत्त का व्यास ही वर्ग का विकर्ण होता है। अगर मेरे दोस्त ये मेरा 28 सेमी त्रिज्या है तो मेरा ये भी 28 सेमी त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो 28 सेमी त्रिज्या, तो त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी होता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी होता है। आप देख लीजिए जो सर्कल का डायमीटर है वही स्क्वायर का डायगोनल है, वही स्क्वायर का डायगोनल, और डायगोनल हमारा हो जाएगा 56। तो लीजिए डायगोनल 56 हो गया। हमें चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर हम यहां से एरिया ऑफ स्क्वायर करने जाएंगे तो ये मेरे दोस्त क्या बनेगा, स्क्वायर का एरिया होगा, भुजा स्क्वायर तो होता ही है लेकिन डायगोनल का स्क्वायर बटे 2 भी होता है। तो देखिए डायगोनल हमारे पास 56 है, 56 का स्क्वायर और बटे में अगर हम 2 करने जाते हैं तो 50 से 6 ज्यादा है, 6 का स्क्वायर 36, इसमें 25 घटाइए हो जाएगा 31/2। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हो जाएगा 15, 6 और 6 यानी 1566 नहीं, 8 दूनी 16, 1568 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा, एवरीथिंग फाइन होगा। लाइक का बटन प्रेस करते हुए क्लास को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, ये था हमारा 8 नंबर सवाल। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है कि ए बी किसी काम को 6 और 8 दिन में कर सकते हैं, सी की सहायता से 3 दिन में कर सकते हैं, उतना पैसा पाया उसमें सी का हिस्सा क्या होगा। हम देख रहे हैं कि ए अकेला किसी काम को 6 दिन में, बी अकेले उस काम को 8 दिन में, लेकिन जब ए और बी सहायता सी का लेते हैं केवल 3 ही दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले आप टोटल वर्क ले लीजिए, 8, 6 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 24। 6 दिन में 24, 1 दिन में 4, 8 दिन में 24, 1 दिन में 3, 3 दिन में 24, 1 दिन में 8। जानते हो अगर बात इफिशियंसी की आएगी तो ए का इफिशियंसी 4 है, बी का इफिशियंसी 3 है, अब 8 में ये 4 3 है तो सी की इफिशियंसी 1 होगा। एक बात मेरा हमेशा याद रखना, जब किसी काम में सारे मजदूर एक साथ काम स्टार्ट करके एक ही साथ काम को फिनिश करेंगे तो उस स्थिति में मजदूरी का बंटवारा इफिशियंसी के आधार पर भी हो सकता है, यानी कि जो यहां पर इफिशियंसी का रेशियो होना है वही इनके वेजेज का भी रेशियो होना है। ठीक है भाई, तो बताओ मुझे ये ए की मजदूरी, बी की मजदूरी, सी की मजदूरी, तीनों की एक साथ मजदूरी देखेंगे तो ये हमारा 8 रेशियो हो जाएगा और वही मेरे दोस्त हमारा कितना है 1848। ठीक है, अब यहां से एक रेशियो का मान लेंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 एकम 8। मुझे किसका हिस्सा चाहिए, सी का, सी का एक ही रेशियो है, एक ही रेशियो सी को हिस्सा मिलना है जो कि 231 है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 231 होगा। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा।
चलिए, ये था हमारा 9 नंबर सवाल। चलते हैं अब 10 नंबर सवाल पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा इतनी है। अब देखिए इसमें भुजा ही गायब है मेरे दोस्त, भुजा ही गायब है, इसकी भुजा तो होनी चाहिए थी। चलिए, इसकी भुजा 18 है। यहाँ पर मेरे दोस्त एक पॉइंट छूट गया है, इसकी भुजा कितनी है? 18। तो त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 18 सेमी है। बीसी पर पॉइंट डी इस प्रकार है कि बी डी बराबर 1/3 बीसी है ना। हमें कह रहा है बताओ एडी की लंबाई क्या होगा। मित्र मेरे, ये एनसीईआरटी का कंसेप्ट है। यहाँ पर एनसीईआरटी का एक एमवीवीआई हम कंसेप्ट यूज करने जाएंगे, जिसे आप याद रखना, बड़े काम का चीज होगा। कल ही मैंने आपको बताया था इस पर एक सवाल, आज हम उसको रिपीट करने जा रहे हैं। देखिए, यदि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एबीसी हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, बीसी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार है कि जो मेरा बीडी है वो मेरे दोस्त बीसी का 1/3 है। यानी हम कह सकते हैं कि बीडी और अपॉन बीसी ये हमारा 1/3। अब बीसी हमारा पूरा मेरे दोस्त 3 है, जिसमें बीडी हमारा 1 है। अगर बीडी 1 है, पूरा बीसी 3 है, 3 में अगर ये 1 है तो ये हमारा श्योर 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आप कहोगे हाँ जी सर हो जाएगा 2। अब देखो, हमें ये एडी का मान मांग रहा है। याद रखना आप मेरे दोस्त, समबाहु त्रिभुज के अंदर शीर्ष से आधार के एक बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो पूरे आधार को 1:2 में बांटने वाली हो, इस स्थिति में इस एडी और इस एबी में क्या संबंध होता है? तो ध्यान रखना, 9 × AD² बराबर 7 × AB²। ठीक है, 9 × AD² और 7 × AB²। तो मेरे दोस्त बस ये 1:2 ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखना। I mean, ये जो होना चाहिए पूरे बीसी का 1/3 होना चाहिए, पूरे साइड का 1/3 होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए हमारा ये 9 × AD, तो AD तो हम नहीं जानते, लेकिन 7 × AB का मान हम जानते हैं 18। तो लीजिए ये हमारा 18 का स्क्वायर है। अब यहां से थोड़ा ध्यान दें तो क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18। तो बोलिए क्या हो जाएगा एडी? तो एडी बराबर रूट के अंदर हो जाएगा 36 × 7, यानी 6√7। तो लीजिए 6√7 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो 6√7 ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। 6√7, 7√6 हो ही नहीं सकता, 6√7 है इस क्वेश्चन का आंसर। अब उतना प्रूफ करने का टाइम यहाँ पर नहीं है अनमोल क्लासेज, उसके लिए आपको बैच में आना पड़ेगा। प्रूफ करवाइएगा तो आपको बैच में आना होगा। ठीक है ना। चलिए, ये सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए है, ये समबाहु त्रिभुज के लिए है। उतना 40 क्वेश्चन है, हम यहाँ पर प्रूफ करते रहेंगे तब तो जुलूमे हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई ना कोई बैच परचेज करना पड़ेगा। बैच में आइए, बैच में देखिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40%। किसी छात्रा को 250 अंक मिलते हैं लेकिन वो 38 नंबर से फेल हो जाती है, अधिकतम अंक क्या होगा, यानी परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? अब देखिए, कोई स्टूडेंट 40% मार्क्स लाएगा वो पास कर जाएगा, यानी आप कह सकते हैं मिनिमम, मिनिमम जो उसका पास मार्क्स है, मिनिमम पास मार्क्स 40% है। ठीक है, कह क्या रहा है, एक विद्यार्थी 250 मार्क्स लाता है, पास करने के लिए 40% चाहिए। एक स्टूडेंट 250 मार्क्स लाता है लेकिन फिर भी ये 38 नंबर से फेल हो जाता है, यानी पास करने के लिए इसको 38 नंबर और चाहिए। तो जितना और चाहिए उतना जोड़ दीजिए। ये हुआ मिनिमम मार्क्स, ये है मिनिमम मार्क्स परसेंटेज में, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप 100% का अगर मान निकालने जाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 288 और बटे में 40 और इंटू 100। एक जीरो से जीरो चला गया, ये हमारा 72 हो जाएगा, यानी कि 720। तो 720 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 11।
एक ध्यान रखना इसका, बार बार एक ही बात नहीं बोलूंगा। अब देखो क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समद्विबाहु समकोण, ध्यान रखो, एक ऐसा समकोण त्रिभुज, एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसका लंब और आधार आपस में इक्वल हो। ठीक है, अब आप बताइए, अगर हम इसको a मानते हैं तो ये भी मेरा a हो जाएगा। जब ये a और ये a है तो ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा मेरा। तो आप देखिए, जब ये a है और ये a है तो ये मेरा हो जाएगा क्या, अंडर रूट लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, ये मेरा √2a हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आधार, ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण। धन्यवाद। अब क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं, हमें कहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मेरे दोस्त दिया हुआ है परिमाप, अगर हम परिमाप को ध्यान से कंसीडर करें, ए मेरा √2a, तो क्या हो जाएगा 2a और प्लस में √2a, ये हो गया हमारा a प्लस √2a, यानी 2a प्लस √2a, ये हो गया परिमाप। और यही कितना दिया हुआ है, तो उधर 16 कॉमन कर लीजिएगा तो √2 + 1 हो जाएगा। अब इसमें से आप देख लीजिए, हम अगर √2 कॉमन करते हैं तो यहाँ से हमारा √2 बचेगा और यहाँ से हमारा 1 बचेगा। आप वापस गुना करके देखिए, यही आएगा बराबर यहाँ पर 16 और √2 + 1। क्या हम देख पा रहे हैं कि √2 + 1 से √2 + 1 हमारा चला जाएगा, यानी कि हमारे पास आ गया है √2a बराबर 16। ठीक है, तो भैया √2a बराबर 16, इसका मतलब कर्ण हमें पता चल गया। आपको पता होना चाहिए कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का एरिया 1/4 कर्ण स्क्वायर होता है। तो आप चाहते तो इस पर भी बना लेते, तो 1/4। अब देखिए, ये जो √2 हमारा कर्ण है हुआ 16, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, फाइनली हमारा हो जाएगा 64। लेकिन अगर दूसरे तरीके से बनाए तो कैसे बनाएंगे, √2 से इसको काट सकते हैं, ये हमारा 8√2 हो जाएगा, तो ये हमारा 8√2 हो गया और ये भी हमारा 8√2 हो गया। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि अगर मैं एरिया डिफाइन करूं तो 1/2 आधार कितना होगा, ये मेरा 8√2 होगा, और इसका लंब कितना होगा, ये भी 8√2 होगा। अब आप यहां से देख सकते हैं, √2 इंटू √2, 2 से 2 चला गया, 8 8 कितना हो जाएगा 64, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 64 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये हमारा 12 है, अब हम 13 की ओर चलेंगे। 13 नंबर देखिए, ये क्या है दोस्त, ये कहता है कि 12, 16 और 5 का चतुर्थ अनुपाती x है और 20y 15 21 आपस में प्रपोर्शन बनाती है, तो बताइए इसका मान क्या होगा। आप पहले इधर समझिए, ये 12 है, ये 16 है, ये 5 है और ये x है। कहता है कि ये इन तीनों का ये चतुर्थ अनुपाती है। अगर मेरे दोस्त ये फोर्थ प्रपोर्शन है, इसका मतलब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो जो है वो मेरे दोस्त प्रपोर्शन बनाती होगी, यानी कि इन दोनों का जो रिलेशन होगा, इन दोनों का वही रिलेशन होगा। तब तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएंगे, 16 × 80 और बटे में 12, यानी आप कह सकते हैं कि 20/3। ठीक है भाई, इसके बाद हम देख रहे हैं कि वो चारों प्रपोर्शन बनाती है, तो वहाँ भी वही कहानी होगा, 20 और y का जो रिलेशन होगा। ठीक है भाई, एक बात बताऊं, इतना ये बकवास नहीं करना है। तो क्यों क्यों बकवास नहीं करना, सिंपल सॉल्यूशन करो ना, सिंपल करो, आउटर आउटर को गुना करो 12x, इनर इनर को गुना करो 80, यहाँ से x का मान हो जाएगा 20/3। उसी तरह से मेरे दोस्त यहाँ भी, क्योंकि ये चारों प्रपोर्शन बनाती है, आउटर आउटर को गुना करेंगे हो जाएगा 420, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 15y आपस में बराबर। यहाँ से y का मान लेंगे तो 15 दूनी 30, 15 अठे 40, यानी x का मान 20/3, y का मान 28। रखिए यहाँ पर 6 इंटू एक्स का मान हमारा हो जाएगा 20/3 और माइनस में 28, ये हो जाएगा 2 20 दूनी 40, 40 - 28, तो 40 और -28 ये कितना हो गया 12, तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई, सबको ई आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन ये कहाँ मिलेगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
बहुत जल्द ही ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, घबराओ मत। अब देखो ये क्या है, हमें कह रहा है पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। पी क्यू आर एस अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, पी आर से 4 गुना है और एस क्यू से 3 गुना है। अब देखिए ना मेरे दोस्त, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है, ये मेरा आर है, ये मेरा एस है, ठीक है। अब आप यहां देखिए, ये मेरे दोस्त हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। अब देखिए P जो है वो R से 4 गुना, तो P जो है वो R से 4 गुना, R को X मान लीजिए, तो E मेरे दोस्त हमारा 4X हो जाएगा, ठीक है। S Q से 3 गुना, Q को अगर हम Y मानते हैं तो इसका मेरे दोस्त ये 3Y हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि P R से 4 गुना है और Q जो है वो हमारे S से, सॉरी S जो है ना मेरे दोस्त, S वो Q से 3 गुना है, ठीक है। हम सभी को पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का योगफल 180 होता है। 4x प्लस 1x हो जाएगा 5x, ये 180, x की वैल्यू हो जाएंगे 36। तो x की वैल्यू 36, तो ये हो जाएगा 144। ये मेरे दोस्त हमारे पास आ गया 36। सिमिलरली y प्लस 3y यानी कि 4y, 4y हमारे पास अगर 180 है तो y का मान क्या होगा 45। तो 4y हमारा अगर 180 है तो y का मान 45 होगा, ये मेरा 45 है, 45 दिया, ये हमारा 135 होगा। क्या चाहिए मुझे, मुझे चाहिए s और r, s और r की बात किया गया। बात अगर s की होगी तो s हमारा क्या हो जाएगा 135। बात अगर अब r की होगी तो r हमारा क्या होगा 36, तो ये हो गया 171। तो 171 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये था हमारा 40 नंबर। आज थोड़ा सा विलंब है, इसलिए मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा आज रख रहा हूं ताकि क्वेश्चन को बता पाऊंगा, ठीक है दोस्त। ये देखो 99 सहित 95/99 इंटू 99 माइनस 95 का मान क्या होगा। सबसे पहले आप इसको समझिए, ये क्या है मेरे दोस्त। हम इसको चाहेंगे तो 99 प्लस 95/99, यानी हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी हम अगर इसको चाहेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें किससे गुना है 99 से गुना है, और माइनस कितने हो जाएंगे 95। अब आप यहां पर देख लो दोस्त, 99 और 99 हो जाएगा 99 का स्क्वायर और प्लस 95/99 इंटू 99, तो ये हमारा 95 हो जाएगा और माइनस का 95 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे मेरे दोस्त ये तो मेरा खत्म हो गया, बात समझिए पहले, इसका इससे गुना होगा, इसका इससे गुना होगा, और ये अपने जगह पर ये खत्म हो गया। 99 का स्क्वायर, 100 से एक कम है, एक का स्क्वायर 01, एक कम है, एक और कम कर दीजिए 98 हो जाएगा। 98 101 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आपको स्क्वायर करने आता होगा तो बल्ले बल्ले, और नहीं स्क्वायर करने आता होगा तो थल्ले थल्ले स्क्वायर करना सीख लीजिए, है ना। चलिए अच्छी बात है, बढ़िए नेक्स्ट। और देखिए ये मेरा क्या है, कह रहा है कि समषष्टभुज और एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, समषष्टभुज के परिमाप और वर्ग के परिमाप का क्या रेशियो होगा। देखिए समषष्टभुज जो है वो 6 समबाहु त्रिभुज से बना होता है, तो 6 गुने समबाहु का एरिया, और वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो हमारा भुजा स्क्वायर। हमें कहा ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। अब जब दोनों ही आपस में इक्वल हैं, तब तो मेरे दोस्त अगर हम यहाँ से ए स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे, तो स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो मेरे दोस्त 6 तो हमारा रूट के अंदर ही रह जाएगा, बात समझिए। ये क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा 6√3 पर, और 4 का वर्गमूल हमारा 2 आ जाएगा, और साथ में मेरे दोस्त एक ए रहेगा, ये हो गया। अब हमें क्या कहा उसको समझिए, हमें कहा गया है कि षष्ठभुज का परिमाप और वर्ग का परिमाप क्या होगा। षष्ठभुज का परिमाप 6 गुना भुजा होता है और वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है, इसी का रेशियो मांगा है। तो ये इसको तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, बाकी यहाँ आइए 4 गुने वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा अभी अभी आपने निकाला है, रूट के अंदर 6√3 और बटे में 2 और इंटू मेरे दोस्त ए। तो आप देख लीजिए, हम यहाँ से ए से ए कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, 2 दूनी 4 हो गया, इससे मेरे दोस्त हमारा ये 3 हो गया, ठीक है।
तो फाइनली आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार कुछ देखा? ऑप्शन के अनुसार तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि आखिर मैं इसको क्या करूं, कैसे बनाऊं, क्या करूं, है ना। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 6√3 3√6। ओके, ये 6√3 का मामला कहीं भी एक जगह नज़र आ रहा है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हमें दिख तो यही रहा है। यहाँ देखिए, पहले तो बात ऐसे समझिए कि इस 3 को अगर हम चाहें तो √3 इंटू √3 रख देंगे। आप कहोगे हाँ सर। ये √6 को आप चाहो अगर, तो मेरे दोस्त इसको एक काम कर सकते हो, इसको √3 और 4 अलग अलग कर सकते हो मेरे दोस्त। √3 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 2 और √3 ऐसे कर सकते हो। ज़्यादा ज़्यादा आप ये कर सकते हो, फिर से एक रूट के अंदर लिखोगे यही हो जाएगा। तो इससे मेरे दोस्त ये हमारा चला गया, यानी फाइनली हमें यहाँ पर दिखेगा √3 और ये हमें दिखेगा 2 और ये √3। मेरे दोस्त इस तरह से हमें यहाँ पर सीन दिख रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके अलावा तो मेरे दोस्त आपको कुछ नज़र आ नहीं रहा होगा, है ना। आप कहिएगा सर तो अब क्या होगा। तो अब यहाँ से हम एक काम और मेरे दोस्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी ए को अगर देखते हैं और थोड़ा कट करने की प्रयास करते हैं कि मैच करता है क्या। ये तो मैच करता हुआ मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, ओके, नहीं, मेरे दोस्त ध्यान दो, अच्छे से काम करो। ध्यान दो मेरे दोस्त। अब आपको सर ऐसे तो आपने बना दिया, यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्या करें, क्या करें, क्या ना करें, कैसे बनाएं, कैसे काम करें। तो मेरे दोस्त दिमाग आपने अगर पूरी तरह से लगाया और यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखो मेरे दोस्त, हम यहाँ पर क्या करते हैं, कैसे बनाने की एक तो प्रयास किया, एक काम करो, घबराओ मत, एक बार और ट्राई करो। कहीं पर मिसिंग होगा तो फिर नहीं टकराएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। एक बार और ट्राई करते हैं। देखो, 6 गुने, आप सबको पता है कि समबाहु त्रिभुज का षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता, 6 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ देखो कि मेरे दोस्त हमारे पास 6 गुने षष्ठभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 समबाहु का, तो 6 गुने √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये हो गया 6 समबाहु का एरिया यानी षष्ठभुज का एरिया। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर कर लो, x² कर लिए। ठीक है, अगर हम ज़्यादा उलझन नहीं करना चाहते तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, a² / x² अगर करें तो ये क्या होगा मेरे दोस्त। तो यहाँ से हम यही देख पाएंगे कि ये मेरा 3 हो गया है और मेरे दोस्त ये हमारे पास 2 हो गया। ठीक है, ये 2 चला जाएगा ऊपर और ये 3 और √3 हो जाएगा ये हमारा नीचे। ठीक है, अगर हम यहाँ से स्क्वायर ट्रांसफर भी करते हैं तो a/x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √2 और ये मेरे दोस्त हो जाएगा रूट के अंदर 3 और ये हमारा √3। ठीक है, ये मैंने a/x ले आया। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, दोनों का परिमाप बताइए। अगर परिमाप निकालेंगे, परिमाप अगर हम निकालने चले जाएं तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि ये है षष्ठभुज का परिमाप और ये है आपके वर्ग का परिमाप। 6 गुने भुजा षष्ठभुज का परिमाप, 4 गुने भुजा वर्ग का परिमाप। हम यहाँ पर अगर 6√2 करने चले जाए, एकदम देखते रहना क्या होता है। और यहाँ पर मेरे दोस्त हम 4 और ये जो हमारा रूट के अंदर 3 और √3 है, क्या समस्या हो जाएगा, कोई तो समस्या नहीं होगा। ठीक है,
अब यहां से मेरे दोस्त थोड़ा कैलकुलेट कर लो, बस आपका काम हो जाएगा। अब देखो यहां से हम देख रहे हैं कि ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और मेरे दोस्त ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ √2 से मेरे दोस्त आप इसको काट दो, ये हमारा √2 हो जाएगा। 1 मिनट रुको, 1 मिनट, इसको ऐसे ही रहने दो। टू है, √2 हो गया, 4 गुने भुजा। ठीक, दोस्त मेरे, ये जो हमारे पास 6 है, हम जो यहाँ पे सीन देख रहे हैं, मान लो कि मेरे दोस्त इससे हम अगर इसको काट भी देते हैं 2√2 बार में, 2√2 बार में काट देते हैं। ठीक है, और ये हमारे ऊपर में 6 आ गया, जो हमारा √6 गुने √6 हो जाएगा। हम मिलाना चाह रहे हैं, देख रहे हैं कि किससे वेरीफाई हो रहा है। और यहाँ पर ही 2 को एज इट इज रहने दो। बाकी ये बताओ, ये जो √2 है इसको अंदर अगर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसको अंदर लेके चले जाएंगे तो मेरे मित्र ये हमारा √2 जाके ये हमारा √6 और ये हो जाएगा √3। ठीक है, और आपको लगता है कोई कटने उठने वाला है यहाँ पर? कोई भी कटता हुआ दिख रहा हो? दिख तो रहा है। अब कहिएगा क्या? ये मेरा √6 और ये मेरा √6 हो गया, और इसको देखो, ये मेरे दोस्त हमारा 2 है, ये जो रूट है 6 पर, तो 6 को रूट से बाहर कर लो। ई क्या है? तो मेरे तो √3 3 पर एक रूट ये, एक रूट ये, 2 √3 है, यानी कि एक √3 है और इसके ऊपर फिर से √3 है। ये सीन हमको दिख रहा है। अब यहां पर अगर हम काटना चाहें तो ये मेरे दोस्त हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहां पर √6 ये है 2 और मेरे दोस्त √3 के अंदर √3, यानी उस समय हमने ध्यान नहीं दिया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बदक, क्या हो गया? कभी कभी मेरे दोस्त ऐसे सवाल होते हैं जिसको ढंग से सॉल्व करना पड़ता है। पिछली बार हमने सॉल्व किया, वहां भी आंसर तक पहुंचा जा सकता था, लेकिन ज़्यादा हमको खिचपिच लग रहा था, इसलिए मेरे दोस्त को मिटा करके हमने फिर से देखा, ताकि हम इसको सही से आंसर तक पहुंचा पाएं और बिना आपके किसी कंफ्यूजन के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दोस्त मेरे, अब हमें कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कह रहा है इससे विभाज्य है, ए बी का मान बताइए। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, x² - 1 आई मीन क्या हो गया? a - b इंटू a प्लस बी, ये हो जाएगा a² - b² a प्लस बी, आई हो जाएगा a - b। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, आपको पता है कि ये जो बहुपद है वो इससे विभाज्य है, जो बहुपद इससे विभाज्य है मेरे दोस्त वो इससे भी होगा और इससे भी होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बारी बारी से, एक बार इसको 0 के बराबर करिए, x का मान निकालिए, एक बार इसको 0 के बराबर करिए और x का मान निकालिए। अब क्या है कि चूंकि ये त्रिघात बहुपद इससे भी विभाज्य है और इससे भी विभाज्य है, ठीक है मेरे दोस्त, तो ऐसा कर लीजिए, जिससे विभाज्य है वो उसका फैक्टर है, यानी ये अगर इससे विभाज्य है तो ये इसका फैक्टर है, और चूंकि इसका ई दोनों फैक्टर है तो ये दोनों भी इसका फैक्टर होगा। मतलब अगर ये इसको काट रहा है, ई दोनों इसको काटेगा, तो मतलब ये दोनों भी इसको काटेगा, यानी ये और ये इसके 2 फैक्टर होंगे। फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे तो शून्यक, फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे तो शून्यक, यानी आप देख पाइए x = -1 भी इसके शून्यक हैं और x = 1 भी इसके शून्यक। शून्य का काम क्या है? इसको शून्य बना देना। तो लीजिए x का मान -1 रखिए, ये आपका हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर, ये a इंटू -1 और माइनस में b है। ठीक है, जैसे ही आपने x का मान डाला इसको क्या बना देगा? शून्य। तब तो मेरे दोस्त यहाँ से a - b हो जाएंगे, और ये हमारे पास -1 और ये हो जाएगा 2, तो 2 में से 1 जाएगा 1, 1 उस पर जाके -1 हो जाएंगे। ठीक है, अब x = 1 पुट कीजिए, ये 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा और -a इंटू 1 हो जाएगा और -b = 0। यहाँ से क्या देखेंगे? 3, और a प्लस b को उधर ले जाइए तो a प्लस b हो जाएगा, माइनस से उधर जाके प्लस, माइनस भी उधर जाके प्लस। अब आपने देखा कि a प्लस b 3 हो गया, a - b -1 हो गया, तो मेरे दोस्त a - b हमारा यहाँ पर -1 हो गया। तो ऐसा कीजिए, दोनों को जोड़िए, जैसे ही आप जोड़ेंगे तो 2a का मान 2 हो जाएगा, a का मान 1 हो जाएगा।
अब दोनों मिलकर 3 है, जिसमें ए हमारा 1 है तो बी कितना हो जाएगा, तो बी हमारा 2 हो जाएगा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ए हमारा 1 हो गया, बी हमारा 2 हो गया। ऑप्शन नंबर सी यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा 17 नंबर सवाल है। अब चलते हैं 18 नंबर सवाल की ओर। मेरे दोस्त ये बहुत आसान है 18 नंबर क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिए। हमें कहा गया कि एक हमारा ट्रायंगल है। पता नहीं ये क्वेश्चन डेली ही दे रहे हैं लोग, कितना बार समझा दिए, हो तो गया। अब देखिए भाई, ये हमारा एंगल बी का बाइसेक्टर है और ये हमारा एंगल सी का बाइसेक्टर है, और दोनों बाइसेक्टर जाकर के ओ पर मिलता है। ठीक है मेरे दोस्त, और ई जो हमारा इस प्रकार बी ओ सी दिख रहा है, ये मेरा 122 है। हमसे कहा एंगल ए की माप क्या होगी, ये हमारे एंगल ए की माप क्या होगी। बहुत अच्छा है। अगर आप एंगल ए का मान निकालने जाएंगे तो बी ओ सी बराबर होता क्या है, 90 प्लस ए बाई 2। तो 90 प्लस ए बाई 2। अब देखिए बी ओ सी है मेरा कितना, 122 बराबर 90 और प्लस में ए बाई 90 आके घटेगा 32, ये हमारा ए बाई 2 हो जाएगा। तो ए का मान हो जाएगा 64। कितना, 64। तो लीजिए यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आओ दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ। अब इसको देखते हैं ये सवाल क्या है। मेरे दोस्त ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे सवाल को कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए ये 10 प्लस 1 और 10 माइनस 1, पहला काम क्या करना है, न्यूमरेटर में आपको जाना है और वो जो 1 है उसका मान 10 और सेक में रखना है। तो 10 और सेक में रखेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर और माइनस 10 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तब तो 1 के बदले डाल ही सकते हैं, बिल्कुल। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको ए प्लस बी लिख सकते हैं, और मेरे दोस्त ये ए माइनस बी लिख सकते हैं, ए माइनस बी। अब आप यहाँ पर देख लेना क्या, कि ये तो मेरा 10 प्लस 1 आइस 1 का मान ये हो गया। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहाँ भी हमको सेक प्लस 10 दिख रहा है और यहाँ भी सेक प्लस 10 दिख रहा है, कॉमन कर लो। अगर आप मेरे दोस्त सेक प्लस 10 कॉमन करते हो, सेक प्लस 10 अगर कॉमन करते हो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे सेक प्लस 10 कॉमन करेंगे तो यहाँ तो 1 बचेगा, 1 बच गया। बीच में माइनस है, ये कॉमन आ गया तो ये बचेगा, तो इसमें इस माइनस से गुना होगा, हो जाएगा माइनस सेक, माइनस सेक, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 10। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में हमारा टेन थीटा, माइनस में सेक थीटा और प्लस में 1। अब ये देखिए इससे हमारा ये कैंसिल आउट हो गया। फाइनल रिजल्ट कितने हो गए, ये हमारा सेक प्लस 10 हो गया। तो सेक प्लस 10 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, है ना। या तो यही आंसर होगा और नहीं तो सेक का मतलब 1/cos है और 10 का मतलब क्या है, sin/cos। तो हो जाएगा 1 प्लस साइन और बट्टे में कॉस। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 1 प्लस साइन और बट्टे में कॉस। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा मेरे दोस्त, ये था हमारा 19 नंबर सवाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार सवाल में से है। अरे ये भग भग कौन कर रहा है भाई, न्यू बैच लेना है जाके श्रद्धा बैच लीजिए। अब देखिए इसको, ये क्या है मित्र मेरे, हम देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, व्हेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये 3abc होता है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हमारा एलसीएम हो जाएगा abc। ये अपना ए क्यूब हो गया, ये अपना बी क्यूब हो गया और ये अपना सी क्यूब। अब आप देखिए ए क्यू बी क्यू सी क्यू हमारा किसके बराबर होगा, 3abc के, और बटा में ये मेरा abc है। abc से abc कट गया, रिजल्ट हमारा 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको देखिए। कह रहे एक समचतुर्भुज की एक भुजा 10 सेमी है,
इसका एक डायगोनल 16 सेमी है, तो समचतुर्भुज का एरिया क्या होगा? देखिए, अगर हम बात रोम्बस की करने चले जाएं, रोम्बस की, ठीक है, ये बात अगर रोम्बस की करने चले जाएं तो थोड़ा समझना। रोम्बस का प्रत्येक साइड इक्वल होता है, आप सब जानते हो। रोम्बस का प्रत्येक साइड इक्वल होता है। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो एक डायगोनल जो हमारा 16 है वो मेरे दोस्त 8 8 हो जाएगा। तो अब ये नॉर्मल सा इस समकोण त्रिभुज की बात करूं तो क्या हो जाएगा? ये 10, ये 8, तो ये 6, अब ये 6 होगा तो ये भी 6 हो जाएगा, ठीक। मेरा एक डायगोनल कितना? 8 और 8 हमारा 16 हो जाएगा। मेरा दूसरा डायगोनल 6 और 6 मेरा 12 हो जाएगा। लीजिए, अब आप एरिया लीजिए रोम्बस का, 1/2 d1 × d2, ये मेरा रोम्बस का एरिया हो। तब तो 1/2 ये मेरा 16 है, ये मेरा 12 है। 12 ठे 96 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और लाइक का बटन जरूर प्रेस करते चलिए, ठीक है। आइए, अब देखो दोस्त, ये क्या है? एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, वार्षिक दर क्या होगी? सिंपल इंटरेस्ट हर साल एक समान होता है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 80 है तो दोनों साल 40-40 होगा। रही बात कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहला साल जो सिंपल है वही पहला साल कंपाउंड होता है। अब 2 साल का कंपाउंड अगर 85 है, जिसमें पहला साल 40 है तो दूसरा साल 45, ये मेरा 45 होगा। जानते हो, ये फर्स्ट ईयर CI, सेकेंड ईयर CI। बताओ भाई वृद्धि कितने का? तो वृद्धि हो जाएगा 5 का। किससे? 40 से, और इंटू 100। अब यहाँ से देखने जाएंगे तो मेरे दोस्त यहाँ पर 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, यानी 12.5% हमारा रेट होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। बढ़िए 23 की ओर चलिए। अब आप बताइए, 1/4.263 बराबर मेरे दोस्त इतने दिए हो, तो हमें कहा इसका मान क्या होगा? आप एक काम कर लो मेरे दोस्त, कहोगे क्या? सबसे पहले तो आप ये समझो, ये जो आप देख रहे हो 4.263, आप यहां भी ले आओ, यानी इस डेसिमल को कुदका के आप यहां पे ले आओ। जो यहां था आप उसी फॉर्म में ले आओ। जानते हो, आप जब डेसिमल को इधर खिसकाते हैं, इधर खिसकाने का मतलब ये हो गया कि आप गुणा करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए, हमारे पास मेरे दोस्त 1.2 है। अगर हम इसको 12 लिखना चाहेंगे तो इसमें 10 से गुणा करना होगा, तभी हम इसको 12 लिख पाएंगे, ठीक है भाई। आप कहोगे हाँ जी सर। तो मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप मेरे दोस्त एक 10,000 से ऊपर भी गुना कर लो, 10,000 से नीचे भी गुना कर लो। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं ये यहाँ पर आ जाए। अगर आप ऐसा करोगे तो ऊपर तो 10,000 ही रह जाएंगे, और नीचे मेरे दोस्त क्या होगा पता है? अब यहाँ पर ये ये जो है ना, अगर हम थोड़ा सा इधर आएंगे, थोड़ा सा 4 अंक इधर आएंगे, बात समझो मैंने 10,000 क्यों ऐसा किया, ठीक है। 10,000 से गुना भाग क्यों किया? क्योंकि मेरे दोस्त, मैं अगर डेसिमल को हटाऊंगा ना तो नीचे में क्या हो जाएंगे? 7 जीरो हो जाएंगे, 7 जीरो। अब 7 जीरो में मैं 4 जीरो को इससे कट कर दूंगा, और 3 जीरो को रख दूंगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? ऊपर में हमारा 10,000 हो जाएगा, नीचे 3 अंक पहले डेसिमल पड़ेगा, 4.263 हो जाएगा। और आपको अच्छी तरह पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10,000 और गुने 1/4.263। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने बड़े सरल तरीका का प्रयोग किया। अब इसका मान आपको मालूम है, ये बैठा दीजिए, ये मेरा 10,000 हो जाएगा, और मेरे दोस्त इंटू 0.2346। डेसिमल हटाओगे, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, 2346। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और आराम से आप 2346 लगा लोगे। बड़ा सिंपल है ये। इफ इफ अर्जुन बैच एंड महाभारत बैच ले और एक एक क्वेश्चन सॉल्यूशन बना लें विद कंसेप्ट, तो हो जाएगा।
हाँ बिल्कुल हो जाएगा। बस उसके साथ आपको हमारा प्रैक्टिस सेट भी जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी आपको करना होगा। प्रैक्टिस सेट जो अभी 40 क्वेश्चन का करा रहे हैं ये करना है। सैटरडे संडे फुल लेंथ लगाना है और एक फुल लेंथ आपको अपने रूम पर लगाना है। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ कहा था, बात समझना। आपको इसके लिए मेरे दोस्त करना क्या है, मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाया है। स्ट्रेटजी वीडियो भाई मर्जी सर्च कीजिएगा। 2025 के लिए यानी 4.0 के लिए मैंने स्ट्रेटजी वीडियो बनाया है। 41 मिनट का वीडियो है, पूरा देख जाइए। उसमें हर जो चीज़ बताया गया बस आप उतना कर लेना, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि थीटा एक न्यून कोण है, 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा दिया हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले मेरी एक बात याद रखना, पी साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा और बराबर एच। मेरे दोस्त अगर ये एक सिंगल इक्वेशन है और इसमें पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में साइन का कॉफिशिएंट आपका परपेंडिकुलर होगा, कॉस का कॉफिशिएंट आपका बेस हो जाएगा और बराबर वाली चीज आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, आपने देखा 5 12 13 भी तो ट्रिपलेट है। साइन का कॉफिशिएंट परपेंडिकुलर, कॉस का कॉफिशिएंट बेस और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मुझे किसका मान चाहिए, मुझे चाहिए 10 का मान। 10 होता है P अपॉन बी। P क्या है 5 और B क्या है 12, तो हो जाएगा 5/12। ठीक है, और बड़े प्यार से आप कर पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, क्या शानदार बैच आपके सामने है। जो नहीं लिए हैं जाके जल्दी एंट्री कर जाइए। मतलब जिनके पास 9 10 का या 6 to 8 का मेरा कोई बैच नहीं है, वो कंसेप्ट के साथ अगर बैच चाहते हैं प्रैक्टिस, तो जाकर के आराम से ज्वाइन कर जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मेरे दोस्त ओ केंद्र वाले एक वृत्त पी क्यू और क्यू आर दो जीवा इस प्रकार है कि पी क्यू आर बराबर 118। हमें कह रहा है कि ओ पी आर की माप क्या होगी। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास मेरे दोस्त एक सर्कल है, दो जीवा। अब दो जीवा हमारा पी क्यू और क्यू आर, देखिए दोनों में क्यू कॉमन है। पी क्यू और क्यू आर दोनों में क्यू कॉमन है, मतलब क्यू पर दोनों जाके टकरा रहा है। ठीक है, एकदम ध्यान से चीज को समझिए थोड़ा। अब ये देखिए दो जीवा आपका पी क्यू आर है, दो जीवा। ठीक है, दो जीवा आप देख रहे हैं। हमने आपको समझाने की ये कोशिश किया, एक मेरा पी क्यू जीवा एक मेरा क्यू आर जीवा है, और यही जो पी क्यू आर है ये मेरा है 118। ये मेरा कितना है 118। हमें कह रहा है कि ओ, अच्छा ओ पी आर क्या होगा। एक काम करिए ना, थोड़ा डायग्राम में चेंजिंग करिए। देखिएगा डायग्राम में क्या चेंजिंग करना है सर, थोड़ा डायग्राम में चेंजिंग करिए मेरे दोस्त। डायग्राम में ये चेंजिंग करिए, ये आपका P है, ये आपका Q है। ठीक है, सॉरी, ये आपका R है। आप यहाँ पर Q रखिए। अब देखिए ऐसा यहाँ पर हम क्यों रखे हैं अभी तुरंत पता चलेगा। ये मेरे दोस्त हमारा PQ और QR दो हमारा जीवा हो गया, और ये दो जीवा इस प्रकार है कि हमारा यहाँ का जो एंगल है ये मेरे दोस्त 118 है, ये 118। ठीक है, अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि यदि हमने इसको मिला दिया यहाँ पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। मेरे दोस्त सर्कल है तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ये रहा सेंटर। हमें क्या मांग रहा है वो देखिए, हमें मांग रहा है ओ पी आर, ये वाली एंगल मांग रहा है ओ पी आर। ओ पी आर ये वाली एंगल बड़ा आसान है इसे निकालना। इसके लिए क्या करना है, एक पॉइंट ले लीजिए कहीं पर सरकमफेरेंस पर। ठीक है, और मेरे दोस्त इसको आप इनसे मिलाइए और इसको भी इनसे मिलाइए, और आप जरा देखिए एक ऐसा, अगर इसको एम ही कह दें, ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर है। जिस क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स सरकमफेरेंस पर हो उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने का एंगल 180 होता है, 180। तो मेरे दोस्त फिर तो अगर ये मेरा 118 है तो निश्चित तौर पर ये मेरा 62 होगा। दोनों को जोड़िए 180 हो जाए। अगर मेरे दोस्त मैंने इसको यहाँ पर मिला दिया तो आप ही बताइए
जिस जीवा के द्वारा परिधि पर 62 डिग्री का कोण बना रहा है उसके द्वारा सेंटर पर क्या होगा, उसका डबल यानी 124। एक और बात, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, ठीक है। अब ये देखिए, अगर ये दो भुजा बराबर तो उसके सामने के कोण भी बराबर, तो इसके सामने ये और इसके सामने ये आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम क्या देख रहे हैं उसको देखो। अगर हम इसको अल्फा मान ले तो भी अल्फा हो जाएगा, श्योर श्योर। त्रिभुज के तीनों कोण 180 यानी 2 अल्फा प्लस 124 बराबर 180। यहां से 2 अल्फा निकालेंगे तो मेरे दोस्त ये हमारा 56 होगा, अल्फा का मान 28 होगा। ये हमारा 28 हो गया, OPR 128, सॉरी 28 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप में से जितने भी लोग 28 लेके आ रहे होंगे, बेहद शानदार आंसर आ रहा होगा। ठीक है, अरे यार क्या बात करते हो, इतना मेहनत कर रहा हूं, लगातार लगा हुआ हूं। अब आप देखो, लाइव 550 और लाइक कितने हैं, केवल 468। अच्छा लग रहा है, एकदम बकवास लग रहा है? चलो ध्यान दो, आगे बढ़ो भाई। एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 सेमी है। कह रहा है कि इस वृत्त के 8 चक्कर लगाने में कितना दूरी तय होगा। आपको पता है किसी वृत्त का एक चक्कर में, अगर एक चक्कर में ट्रेवल डिस्टेंस, एक चक्कर में अगर हम कोई दूरी तय करेंगे तो मेरा क्या होगा, परिधि हो जाएगा। ठीक है, परिधि क्या होता है, 2πr। तो मेरे दोस्त आप बताइए, एक चक्कर में 2πr 2πr, आर कितने हैं, 42। तो ई जो मेरा है ना मेरे दोस्त, ये हमारा इतना सेमी है, एक राउंड सेमी, सेमी। ठीक है भाई, सेमी 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 में आंसर दिया हुआ है क्योंकि रेडियस हमारा सेमी में है। एक चक्कर में इतना, अब हमको कितना चक्कर लगाना है, हमें लगाना है 8 चक्कर, तो 8 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ से 6 हो जाएगा, 12 × 8 = 96 हो गया। 96 को गुना करेंगे 22 से, तो 12 18 12 18 कितने हो जाएंगे, तो मेरे दोस्त ये तो 2112 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे देखो मेरे दोस्त, ये क्या है, कहता है कोई दुकानदार एक वस्तु की कीमत को इस प्रकार अंकित करता है कि 22% की छूट के बाद 11% का लाभ होता है। अंकित मूल्य इतना है तो क्रय मूल्य क्या होगा। याद रखना, याद रखना मेरे दोस्त, क्या क्या याद रखना है, डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट देने पर भी अगर प्रॉफिट होता है तो इस कंडीशन में CP/MP का जो रेशियो होता है क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट से CP होता है और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट से MP होता है। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितने का है, 22 का, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितने का है, 11 का। तो मेरे दोस्त ये हमारा 78 है और ये मेरा 111 है। 26 दिया हो जाएगा, थोड़ी हटाइए ना, दिया हुआ कौन करता है। ये हमारा हो गया CP, ये हो गया MRP। यही MRP दिया हुआ है 888। कितना गुना है, 8 गुना। आप इधर भी 8 गुना कर दीजिए, 8 8 64, 8 7 56, 56 और 6 62, यानी 624 इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, चलो सब लोग का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे। देखिए इसको, आशा और सुमन, आशा और सुमन की मिट्टी के घरौंदों की ऊंचाई इतना इतना है। कह रहा है कि यदि घरौंदा के शीर्ष एक दूसरे से 25 मीटर की दूरी पर हैं तो दोनों घरौंदों के बीच की दूरी क्या होगा। इतना सिंपल है वो, देखिए एक का घरौंदा इस हाइट का है और एक का घरौंदा मान लीजिए इस हाइट का है। ठीक है, दोनों का हाइट अलग अलग है। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि एक घरौंदे का हाइट जो है वो 9 है और एक का मेरे मित्र 16 है। ये है धरती। हमें स्पष्ट क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों के टॉप का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के शीर्ष के बीच की जो दूरी है
वो मेरे दोस्त 25 सेमी है। ठीक है, एक और बात, अगर हम यहाँ से बेस के पैरेलल एक लाइन खींच दें, बेस के पैरेलल, पता है क्या हो जाएगा? वो ये जाएगा मेरे दोस्त, ये अगर मेरा 9 है तो कंफर्म है कि ये भी मेरा 9 होगा। पूरा 16, पूरा 16 में अगर ये 9 है तो ये कितना होगा? 7। ये 25, ये 7, तो मित्र मेरे ये कितना होगा? 24। अब ये अगर 24 हो गया तो ये मेरा 24 है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर लीजिए, ये हमारा 24 हो। ठीक है, 24। चलो बहुत अच्छे। अब आइए इस क्वेश्चन पर देखते हैं इसको, ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 29। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, इसके आधार का व्यास इतना है, इसका वॉल्यूम क्या होगा? ये तो कैलकुलेशन वाली चीज है। संपूर्ण पृष्ठ एरिया 2πr इंटू एच प्लस आर होता है, और ये कितना दिया है? 1617। मेरे दोस्त यहां से ये अगर देखा जाए तो 2 पाई का मान 22/7, अगर व्यास 21 है तो त्रिज्या 21/2 हो जाएगा। एच नहीं पता है, ठीक है, बस ये हमारा 21/2 है यार, ये हो जाएगा 1617। यहाँ से देखते हैं 11 दूनी 22 होगा, और 11 एकम 11 बचेगा, 5 11 चौको 44, 11 सते 77। अब यहाँ से देखिए 21 से काटेंगे इसको, 7 बार में कट जाएगा। 2 से मेरे दोस्त 2 हमारा कट रहा है। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये 2 इंटू एच 2h हो जाएगा, और 2 इंटू 21/2 21 हो जाएगा, और ये मेरा 7 सत्ते हो जाएगा 49। तब तो मेरे दोस्त 2h बराबर ये जाके घटेगा 28, h का मान कितना होगा? 40, यानी कि 14। क्या चाहिए हमें? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर, 21/2 21/2, और इंटू एच, एच कितना है? 14। अब आप यहीं से देख लीजिए, 7 दूनी 14, 14 चला गया, ये 2 से हो गया 11, 11 गुने 441, 11 कम 11, 44 1 45, 44 4 48। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप सभी लोग आ रहे होंगे। आप अभी जो क्लास बता रहा हूँ आप यही क्लास कीजिए ना, स्टेट पेपर 1 भी इसी में निकल जाएगा। स्टेट पेपर 1 भी इसी में निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारे सेट का डिस्कशन है मेरे दोस्त, 31 नंबर सेट है ये। अब इसको देखते हैं कि आखिर ये है क्या। एक व्यक्ति ने 5 घंटे में 35 किलोमीटर की दूरी तय की है, कुछ 4 किलोमीटर पर आवर की दर से पैदल चलकर, बाकी साइकिल से चलकर। बताइए पैदल तय की गई दूरी क्या होगा? सबसे पहले मुझे ये बताइए, अगर कंबाइंड स्पीड हम देखने चले जाएं तो मेरे दोस्त 35 किलोमीटर की दूरी अगर कोई 5 घंटे में जा रहा है, यानी उसकी स्पीड काम कर रहा है 7 किलोमीटर पर आवर, जबकि हम जान रहे हैं कि वो ये डिस्टेंस पैदल चल के तय कर रहा है। और मेरे दोस्त ये डिस्टेंस पैदल चलकर तय कर रहा है, और साथ ही साथ वो साइकिल से भी तय कर रहा है। तो पैदल उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, और साइकिल से उसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये उसकी पैदल स्पीड है, और ये इस उसकी साइकिल की स्पीड है, साइकिल से स्पीड है। अगर हम इन दोनों की कंबाइंड स्पीड देखने चले जाएं तो कंबाइंड स्पीड क्या है? आप देख लीजिए, इसकी जो कंबाइंड स्पीड है वो हमारा 7 किलोमीटर पर आवर है, ये हमारा 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, अब आप मेरे दोस्त ध्यान से इसको देख सकते हैं। क्या 7 और 4 का डिफरेंस क्या है? 3। ये अलग अलग स्पीड, कुछ दूरी इस स्पीड से, कुछ दूरी इस स्पीड से, लेकिन कंबाइंड रूप से ये स्पीड काम किया है। अलग अलग स्पीड, सेपरेट स्पीड, इन दोनों का अंतर 3 है, इन दोनों का अंतर 2 है। ये हो गया हमारा क्या क्या हो गया ये? तो याद रखना, एलिगेशन में स्पीड को लेकर जाएंगे, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मित्र मेरे ये टाइम का रेशियो है, ये टाइम पैदल चलने का है और ये टाइम साइकिल से चलने का है। 2 टाइम पैदल 3 टाइम साइकिल से, कुल लग रहा है 5 टाइम, और यही कुल हमें रियल में लग रहा है 15 घंटे। अब एक रेशियो का मान हमारा 1 घंटा, जब एक रेशियो का मान 1 घंटा है तो 2 रेशियो का मान 2 घंटा होगा, और 3 रेशियो का मान 3 घंटा हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर पैदल देख लिया 2 घंटे और साइकिल से देख लिया 3 घंटे। हमें कह रहा कि पैदल तय की गई दूरी क्या होगा? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से
पैदल अगर हम 2 घंटा गए हैं तो 8 किलोमीटर, यही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। यानी पैदल हम 8 किलोमीटर की दूरी तय किए हैं। चलिए, ये कितना हो गया मेरे दोस्त? 30 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं हम 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल है क्या, बात को समझिए। 8 वर्ष पहले ए और बी के उम्र का ये रेशियो था, वर्तमान में ये है 7 वर्ष के बाद। अब से 7 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का योगफल क्या होगा। अब आप यहां देखिए ए और बी, मेरे दोस्त यदि आप देखने जाएंगे तो प्रेजेंट में इनके एज का रेशियो हो जाएगा 6:5। क्या कह रहा है मुझे? मुझे कह रहा है कि 8 साल पहले, अगर मैं 8 साल पहले की बात करने चला जाऊं तो 8 साल पहले जो इनका रेशियो था वो 5:4 था। अब आप स्वयं देखिए क्या मेरे दोस्त, प्रेजेंट से कोई 8 साल पहले जाएगा, प्रेजेंट से 8 साल पहले अगर मैं जाऊंगा तो 8 साल ये भी घटेगा और 8 साल ये भी घटेगा, 8 साल ये भी घटेगा, 8 साल ये भी घटेगा। ठीक है भाई, यानी कि 8 साल मैं बैक जा रहा हूं। तो जब उम्र में दोनों 8-8 घटेगा तो रेशियो में भी सेम कमी होना चाहिए। 6 से 5 होना 1 की कमी, 5 से 4 होना 1 की कमी, और यही जो हम 1 की कमी कर रहे हैं वो मेरे दोस्त हो रहा है 8 की कमी। 1 का मान 8 हो जाएगा, 6 का मान 48, 1 का मान 8 हो जाएगा, 5 का मान 40। अब आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, हो जाएगा 88। तो मेरे दोस्त 88, अब देखिए 88 योगफल है वर्तमान का, मुझे चाहिए 7 साल के बाद योगफल। तो वर्तमान में दोनों मिलके 88 है, 7 साल बाद जाएंगे दोनों तो 14 बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 102। तो इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर 102 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यह हमारा 31 है। अब चलते हैं 32 की ओर। कह रहा है कि 8 शॉट में 5 बार निशाना लगा सकता है। ठीक है, यदि 10 शॉट फायर करता है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 2 बार निशाना लगा लेगा। देखिए मेरे दोस्त, टोटल कितना प्रयास किया और उसमें उसे कितना निशाना लगाना है, ये हो गया। इसके बाद ये जो पी लिखे हैं वो कितना में कितना निशाना लगा सकता है, यानी निशाना लगा सकने की प्रोबेबिलिटी और निशाना नहीं लगा सकने की प्रोबेबिलिटी। साथ ही साथ जितना प्रयास किया उसमें कितनी बार निशाना लगाना है, 2 बार। सॉरी, आर। अब देखिए एन प्रयास में आर बार निशाना लगाना है, एनसीआर हो गया। प्रोबेबिलिटी निशाना लगाने की, प्रोबेबिलिटी निशाना नहीं लगाने की। इसके बाद एन प्रयास में 2 बार निशाना लगाना है, तो पावर आर। और मेरे दोस्त यहां क्या है, यहां हम क्या किए हैं, निशाना नहीं लगाने की प्रोबेबिलिटी। तो इसके ऊपर में क्या होगा, अब एन में वो 2 बार निशाना लगा पाएगा, तो कितनी बार नहीं लगा पाएगा, n-r बार नहीं लगा पाएगा। अभी जो मेरे दोस्त हमने कॉम्बिनेशन बनाई है, ये बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन। अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले आप ये देखिए, कितना शॉट लगाता है 10, जिसमें कितनी बार निशाना लगाना है, 2 बार। 10 शॉट लगाता है जिसमें उसको 2 बार निशाना लगाना है, इंटू प्रोबेबिलिटी निशाना लगाने की, प्रोबेबिलिटी निशाना नहीं लगाने की। तो आप ही बताइए क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है 8 शॉट में 5 बार निशाना लगा लेता है। तो टोटल 8 शॉट मारता है जिसमें 5 बार निशाना लगा लेता है। तो आप ही बताइए, 8 में 5 बार निशाना लगा लेता है तो 8 में कितनी बार नहीं लगा पाता है, 3 बार नहीं लगा पाता है। 10 शॉट में दोबारा 2 बार निशाना लगाना है, 10 शॉट में 2 बार निशाना लगाना है, कोई बात नहीं।
दिए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार 8 में 5 बार वो निशाना लगाता है, इसका मतलब 8 में 3 बार निशाना नहीं लगाता होगा। 8 शॉट में 5 शॉट, 8 शॉट में 5 बार निशाना लगाया, इसका मतलब 8 शॉट में 3 बार निशाना नहीं लगाया। कोई दिक्कत है? अभी जो वर्तमान में आप 10 शॉट लगा रहे हैं उसमें कितनी बार निशाना लगाना है? 2 बार। तो आप ही बताइए, अगर 10 शॉट में 2 बार निशाना लगाना है तो 8 बार निशाना नहीं लगाना है। ठीक है, 8 बार निशाना नहीं लगाना है। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। जैसे सॉल्व करिएगा, ये 10C2 को सॉल्व करेंगे, ये 10C2 का सॉल्यूशन हो गया। ये मेरे दोस्त हमारा, ध्यान से देखिए, ये 5 का स्क्वायर, ये हमारा 8 का स्क्वायर है, 3 की पावर 8 है और 8 की पावर 8 है। फाइनली आप देख सकते हैं कि मेरे दोस्त यहाँ पर कुछ कटने वाला है, ये हमें दिख रहा है 5 बार। ठीक है, अब हम देख रहे हैं ये हमारा हो जाएगा 45। 45 को गुना करो 25 से, 25 पचे 125, 25 चौके 100, 100 और 12 हो जाएगा 112, और इंटू 3 की पावर 8 और बटे 8 की पावर 10। देखिए कहाँ है ये, 1125 गुने 3 की पावर 8 बटे 8 की पावर 10, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, जब हम प्रोबेबिलिटी आपको बताएंगे तो प्रोबेबिलिटी का एक टाइप मेरे दोस्त ये भी बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दो पदों का समांतर माध्य 32 गुणोत्तर माध्य 16, हरात्मक माध्य क्या होगा? देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए, एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम और जीएम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एम। 3.0 में सवाल यहां से आया है, डायरेक्ट रिलेशन, एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम, जीएम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एम। याद रखना, जब दो टर्म बराबर होते हैं तो इसके लिए एम बराबर जीएम बराबर एच एम होता है, और जब दो चीज आपस में बराबर नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में एम बड़ा होता है जीएम से और ये बड़ा होता है एच। और जब पता ही नहीं चले कि दो बराबर चीज के लिए लिखा है कि अलग अलग चीज के लिए लिखा है, तो वैसी स्थिति में ये रिलेशन दे देते हैं। ठीक है भाई, एम जो है इसका फुल फॉर्म एरिथमेटिक मीन, शॉर्टकट में एम लिखते हैं, और हिंदी समांतर माध्य। मित्र मेरे, ये मेरा जो जीएम है ये ज्योमेट्रिक मीन है, जिसे आप शॉर्टकट में गुणोत्तर माध्य, जीएम शॉर्टकट में कहते हैं, हिंदी में गुणोत्तर माध्य। और एचएम जो है इससे आप क्या कहते हैं? हार्मोनिक मीन कहते हैं, और मेरे दोस्त इसको हरात्मक माध्य कहते हैं। ठीक है, आपको एक बात याद रखना चाहिए, क्या? एम, ध्यान दो यहां पर, एम, जीएम और एचएम, ये एपी से बना, ये जीपी से बना, ये एचपी से बना, लेकिन ये तीनों खुद ही होता है जीपी में। मतलब एम, जीएम और एचएम आर इन जीपी, और जीपी का डेफिनेशन क्या है? सेकेंड टर्म बटा फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, यानी जी स्क्वायर बराबर होगा ए एच। ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। और मेरे दोस्त जी बराबर क्या होगा? रूट के अंदर ए एच, यानी आप कह सकते हैं गुणोत्तर माध्य बराबर रूट के अंदर समांतर माध्य और इनटू माध्य। ठीक है, तो मेरे दोस्त आपको ये बात अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जी स्क्वायर बराबर ए एच होता है। अब देखिए गुणोत्तर माध्य 16 है, 16 का स्क्वायर, और समांतर माध्य हमारा 32 है, और इंटू ये हरात्मक माध्य, तो क्या हो जाएगा? 256 और बराबर 32 और गुने में यहां से देखिए 8 दूनी 16, 8 बार में जाएगा, हरात्मक माध्य 8 हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन मेरे दोस्त है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, ये हमारा 32 नंबर क्वेश्चन हो गया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। मेरे दोस्त, अगर आप में से पीजीटी का अभ्यास बैच ये है 11th-12th मैथ का, जो कौशलेंद्र सर के द्वारा ये बैच लाया गया है, तो आप में से कोई अगर पीजीटी देना चाहेंगे तो एज ए प्रैक्टिस इसे रख लेंगे। और यदि आपका कोई साथी पीएचडी देता होगा, मतलब पीजीटी सॉरी, आपका कोई साथी अगर पीजीटी मैथ का पेपर देंगे तो आप उन्हें ज़रूर कह दीजिएगा ये रख लेने के लिए। ठीक है, आगे बढ़िए। वृत्त के व्यास के शिरोबिंदु इतने इतने हैं, तो केंद्रक क्या होगा? आप मेरे दोस्त यहां देखो। ये हमारा वृत्त के व्यास का शिरोबिंदु है, मतलब लास्ट पॉइंट। ये हमारा -4,2 है, और ये हमारे पास 8,6 है। हमें कह रहा है इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए। सर्कल का सेंटर जो होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? x1 + x2/2, तो हो जाएगा y1 y2/2, 4 हो जाएगा, 2,4। तो 2,4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है 90 रुपए के 12% और स्टॉक से 1,200 रुपए की इनकम प्राप्त करने के लिए कितने स्टॉक की आवश्यकता होगी? कितने स्टॉक की मतलब एमआरपी आपसे पूछ रहा है। एमआरपी नहीं जानते हैं? 100 मान लेते हैं। मान लेते हैं 100 रुपए एमआरपी, मतलब एक शेयर जो है वो 100 रुपए में मिल रहा है, जिस पर हमें 12% का लाभांश मिलेगा, यानी मेरे दोस्त 12 रुपए का लाभ। तो हम ये कह सकते हैं 12 का प्रॉफिट आई मीन इनकम प्राप्त करने के लिए एमआरपी 100। स्टॉक बाजार में अगर शेयर का प्राइस नहीं दिया हुआ है, अंकित मूल्य नहीं दिया हुआ है, तो आप उसे 100 मान के चलिए। ठीक है, तो मेरे दोस्त हम ये मान लिए कि 12 की प्रॉफिट कमाने के लिए शेयर का प्राइस 100। ठीक है, तो बताइए जरा, 1200 का प्रॉफिट कमाने के लिए क्या एमआरपी होना चाहिए? तो आप देख लीजिए यहाँ पर 100 गुना प्रॉफिट कमाना है, तो 100 गुना होना चाहिए, यानी कि मेरे दोस्त 10,000। ये हो गया हमारा क्या? स्टॉक आई मीन एमआरपी। अगर यही हमें कह देता कि कितना हमें कितना इन्वेस्ट करना होगा, तो फिर मेरे दोस्त वो दूसरी बात हो जाता, हम किसी से खरीदते। और मेरे दोस्त वो कितना 90 रुपए प्रति शेयर मिल रहा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग सोचते। हमें यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि कितना हमें हम खरीदना है, हमें स्टॉक प्राइस मांग रहा है, मतलब कंपनी के शेयर का, मतलब कंपनी से डायरेक्ट शेयर खरीदने में कितना रुपए हमें देना होगा, एमआरपी मांग रहा है। इसलिए हम इसे 100 के अकॉर्डिंग कंपेयर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये चैप्टर आपका नल है, देखते हैं किसी दिन इस चैप्टर पर बात करते हैं। 1 से 40 तक की संख्या वाले टिकट से भरे हुए एक बैग से यदृच्छ रूप से एक टिकट निकाला जाता है। चयनित टिकट की संख्या 7 का मल्टीपल हो। मेरे दोस्त 1 से 40 तक टिकट पर लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको मल्टीपल ऑफ 7 चाहिए, मल्टीपल ऑफ 7 तो क्या होगा? 7, 14, 21, 28 और 35। 1 से 40 तक में 7 का मल्टीपल केवल और केवल ये 5 ही नंबर है। हमें कह रहा है 1 से 40 तक की संख्या वाले टिकट से भरे हुए बैग से एक टिकट निकालते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि उस पर लिखी गई संख्या जाएगा? ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। मानक विचलन मांग रहा है। मानक विचलन मांग रहा है तो पहला काम है माध्य निकालना। माध्य क्या होता है? सभी परीक्षण का योगफल। 8 7 15, 5 20, 20 और 5, और ये हो जाएगा हमारा 5, 5 और 2। कितने टर्म है मेरे दोस्त? 5। क्या हो जाएगा? 15। तो माध्य हमारा 15 हो गया।
अब आपको डेविएशन का स्क्वायर निकालना है। चरमान में से माध्य घटाना है और स्क्वायर करके लिखते चलना है। ठीक है, बोलिए। 11 में 15 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 14 में 15 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 15 में 15 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, 17 में 15 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, और 18 में 15 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। ये हो गया हमारे डेविएशन का स्क्वायर। चरमान में से माध्य घटाते चलिए, स्क्वायर करके लिखते चलिए। इसको बोलते हैं डेविएशन का स्क्वायर। अब डेविएशन का जो स्क्वायर है, अब आपको इसका माध्य निकालना होगा। तो देखिए मेरे दोस्त, हम ये देख पा रहे हैं 17 4 21 9 30/5 यानी कि 6। जानते हैं डेविएशन के स्क्वायर का जो माध्य है, इसे प्रसरण कहते हैं या विचरण कहते हैं। इंग्लिश में बोलिएगा। ये मेरे दोस्त इसका वेरिएंस है। हमें चाहिए स्टैंडर्ड एविएशन। स्टैंडर्ड एविएशन होता है रूट के अंदर वेरिएंस, यानी कि √6। चाहे स्टैंडर्ड एविएशन हो या वेरिएंस हो, ये कभी निगेटिव नहीं होता, कभी निगेटिव नहीं होता। शांत जल में नाव की चाल 5 है और धारा की चाल, शांत जल में नाव की चाल 5 है और धारा की चाल 2.5 है। कह रहे कि धारा के विपरीत समान दूरी जाने और धारा की दिशा में आने। ठीक है, धारा के विपरीत समान दूरी तय करने के लिए धारा की दिशा में लगे समय से 4 घंटे अधिक लगता है। अब आप ही बताइए, एक डिस्टेंस है, जब इसको ये धारा की दिशा में गया होगा तो मेरे दोस्त जुड़कर काम किया होगा स्पीड, और जब ये धारा के विपरीत उसे रिटर्न आया होगा तो वैसी स्थिति में स्पीड घटकर काम किया होगा। ये वाली स्पीड हमें कहता है कि जाने और आने में टाइम का जो गैप है वो मेरे दोस्त 4 घंटा है। तो बताइए जरा, डिस्टेंस बिटवीन ए भी क्या होगा? ये तो टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट है। क्या एक्स के स्पीड से जाऊंगा, वाई की स्पीड से जाऊंगा, एक्स की स्पीड से जाऊंगा, वाई की स्पीड से आऊंगा, जाने आने में लगे टाइम का गैप अगर 4 घंटा है, बताओ डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस क्या होता है मेरे दोस्त? एक्स इंटू वाई बटा एक्स माइनस वाई और इंटू टाइम गैप। देख लीजिए, ये हमारा 7.5, ये मेरा हो जाएगा 2.5, और डिफरेंस दोनों का लेंगे तो हो जाएगा 5, और टाइम गैप कितने? 4। यहाँ से मेरे दोस्त डिस्टेंस अगर हटाते हैं डेसिमल तो 25 चौको 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 15, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। ये नॉर्मल मेरे दोस्त प्रश्न था, बहुत टफ ये प्रश्न नहीं था। क्यों देखते आंसर हैं अनुराग? 2 साल से मच्छर थोड़ी माल रहे हैं। क्या हो गया मेरे दोस्त, क्यों गुस्सा हो रहा है? गुस्सा मत हो भाई। देखो यहाँ पर मामला है अनंत अनंत हल की। अनंत हल के केस में क्या होता है? a1/a2, a1/a2 बराबर होगा b1/b2, b2 के रूप में देखो a माइनस बी है। c1 c2 के चक्कर में परो ही मत, इसी को सॉल्व करो। 3a माइनस 3b माइनस का 4a, इस पर आएगा 7a बराबर 3b। कहानी खत्म, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ। दोस्त मेरे ये हमें कह रहा है कि किसी त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और मेरे दोस्त y1 प्लस y2 प्लस y3/3, 16/3 हो जाएगा, ये मेरा 6 हो जाएगा। ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। ठीक है ब्रदर, तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे अगले दिन एक नए एपिसोड के साथ। खुश रहिए, आनंद रहिए। अभी हम जस्ट कुछ देर के बाद, 15 मिनट के बाद कह सकते हैं, 10:15 पर
नवीन कुमार सिंह चैनल पे लाइव होने वाले हैं। आप में से जिनका 9th-10th मैथ होगा, मैथ साइंस जिनका दोनों है, वो तो चले जाइएगा, आशीष सर का क्लास अभी होने वाला है। और जिनका 9th-10th मैथ है, वो नवीन कुमार सिंह चैनल पे लाइव हो जाइए। थैंक यू।